नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में। इसमें देखेंगे कि यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स कहां तक फैल रहा है और जितने भी रोचक तथ्य है यूनिवर्स के बारे में, जिसके अंदर गैलेक्सी कैसे बना और गैलेक्सी में अंदर कैसे हमारा सोलर सिस्टम है, वो सारा चीज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि यूनिवर्स होता क्या है। यूनिवर्स ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच अंतरिक्ष की अंतर वस्तु, परमाणुक कण और सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा शामिल है। यानी ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी आप देखते हैं, पृथ्वी, आकाश, तारे, सूर्य, ये सारे के सारे चीज जो है वो ब्रह्मांड के अंदर है। अब आपको मन में ये चल रहा होगा ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कहां तक है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक वैज्ञानिक के द्वारा अवलोकन जो किया गया है उसके अनुसार ब्रह्मांड का जो व्यास है, डायमीटर है, वो 28 अरब पारसेक यानी 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। तो ये है एक यूनिट है पारसेक। पारसेक क्या कभी बात पूछा जाता है कि पारसेक और लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो पारसेक और लाइट ईयर लेंथ का, डिस्टेंस का यूनिट है। सपोज कीजिए ये है ब्रह्मांड, इसका डायमीटर यहां से यहां तक है। जैसे बताया कि वैज्ञानिकों का जो अभी तक का अवलोकन है उसके हिसाब से 28 अरब पारसेक या 91.1 अरब प्रकाश वर्ष इसका डायमीटर माना गया है। अब ये लाइट ईयर पारसेक होता क्या है, तो ये सबसे पहले समझते हैं कि एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। अब ये लाइट ईयर क्या होता है। अब जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे खगोलीय पिंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, जब हम ऐसी इस तरह के चीज को मेजर करते हैं तो क्या होता है कि अगर किलोमीटर और मीटर में ले तो बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि लाइट ईयर में मेजर करते हैं। लाइट ईयर का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप जानते होंगे कि एक सेकंड में लाइट का जो स्पीड है, गति है, वो 3 लाख किलोमीटर है। 3 लाख किलोमीटर होता है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इसी तरह से, इसी गति से अगर लाइट 91.1 अरब वर्ष तक चले, इसी गति से लाइट 91.1 अरब वर्ष तक चले, तो अभी तक के जो अवधारणा है, अवलोकन है, उस हिसाब से फिर हम ब्रह्मांड को पूरा का पूरा मेजर कर सकते हैं, उतना इसका डायमीटर होगा। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है ब्रह्मांड, यानी हमारे सोच से भी बहुत ज्यादा है ब्रह्मांड। यूं आप समझ सकते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है। उस हिसाब से हमारा पृथ्वी जो है उसका अस्तित्व इतना है जितना कि एक रेगिस्तान में एक रेत होता है, उसी प्रकार हमारा पृथ्वी का अस्तित्व ब्रह्मांड के अंदर है। यानी बहुत बड़ा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। ये खगोल विज्ञान की एक शाखा है जिसमें बिग बैंग से लेकर आज तक का भविष्य में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास शामिल है। अब आपको मन में यह चल रहा होगा कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में कई सारे साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया था। किसी ने देखा नहीं था कि किस तरह से कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, लेकिन साइंटिफिक आधार पे, वैज्ञानिक आधार पे इसके बारे में कई सारे साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया था। उसमें से एक थ्योरी जो है बहुत ही फेमस थ्योरी है, जिसको आप लोग जानते होंगे, वो है बिग बैंग थ्योरी। अब ये देखेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, इसके हिसाब से कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, वो सारा चीज हम देखते हैं।
सबसे पहले बता दूं कि एक बेल्जियम के साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे, इन्होंने 1927 में ये बिग बैंग का थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बिग बैंग थ्योरी जो साइंटिस्ट थे वो किस देश के थे, तो बेल्जियम के थे। नाम क्या था, तो जॉर्ज लेमेत्रे, और किस साल में दिया था, तो 1927। अब ये थ्योरी था क्या, इसके अंदर किस चीज की हम बारे में किस बारे में इन्होंने बताया है। तो मेन इसका जो बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में, और दूसरा ब्रह्मांड का जो है विस्तार के बारे में परिकल्पना को प्रमाणित करता है। यानी ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुआ ब्रह्मांड का, और ब्रह्मांड कैसे विस्तार होता गया और अभी तक भी विस्तार कर रहा है ब्रह्मांड, इसके बारे में इसका परिकल्पना है। तो सबसे पहले ये थ्योरी क्या कहता है वो देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है। 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। जितने भी ब्रह्मांड में जो कुछ था वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट था, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा था। जो भी कुछ था ब्रह्मांड में एक ही पॉइंट पे सारा का सारा कुछ था, जैसे ये आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 13.7 अरब वर्ष पहले इस जो पॉइंट पे सारा ब्रह्मांड जिसमें संघनित था, कंप्रेस था, उसका एक विस्फोट हो जाता है। इसका विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के बाद सारा का सारा जो भी मटेरियल्स होता है, जो भी कुछ होता है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। पूरे ब्रह्मांड में इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये बहुत बड़ा विस्फोट था, इसको महाविस्फोट कहते हैं। इतना बड़ा विस्फोट था कि हर 10 से 24 सेकंड के बाद यह विस्फोट जो है दुगुना होता चला गया, और पूरे के पूरे ब्रह्मांड जो है, जो भी मटेरियल था, सारा का सारा ब्रह्मांड में फैलता चला गया। इससे हुआ क्या, अब इस विस्फोट के 3 लाख साल बाद, कितने, 3 लाख साल बाद क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस का पूरा बादल बन जाता है। पूरे ब्रह्मांड में हीलियम और हाइड्रोजन गैस का बादल बन जाता है। उसके क्या होता है, उसके 80,000 साल बाद, अब हीलियम हाइड्रोजन गैस के बादल के 80,000 साल बाद, यानी इस विस्फोट के 3,80,000 साल बाद क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में क्या बच जाता है, फोटोन बच जाता है। फोटोन, अब ये फोटोन क्या होता है, ये फोटोन जैसे लाइट एनर्जी है। ये लाइट एनर्जी, इसी एक एनर्जी होता है फोटोन, जो कि जैसे लाइट एनर्जी है, वो जब बंडल के फॉर्म में जो एनर्जी होता है, जैसे ये लाइट एनर्जी तो डायरेक्ट मतलब सीधा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन फोटोन क्या होता है, लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है, लेकिन ये बंडल के फॉर्म में होता है। ये बंडल के फॉर्म में क्या होता है, ये एनर्जी, इसको फोटोन कहते हैं। अब इस फोटोन पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। अब इस फोटोन से क्या होता है, पूरा गैलेक्सी का निर्माण होता है, तारे का निर्माण होता है, जितने भी चीज पूरा ब्रह्मांड में है वो सारे चीज का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, गैलेक्सी का निर्माण हो जाता है। उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे जो ग्रह है, जैसे पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र ग्रह, जितने भी ग्रह है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उस सब का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी से इस तरह का चीज का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि गैलेक्सी का निर्माण इसमें कैसे हुआ था, यानी गैलेक्सी क्या होता है और उसका निर्माण क्या होता है। उसके अंदर में हमारा सोलर सिस्टम है। तो हम देखते हैं गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी एक कई सारे जो गैसेस होते हैं, डस्ट होते हैं, और बिलियंस ऑफ स्टार्स, कई सारे तारे, बहुत सारे तारे, ये सारे मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप समझिए, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से
कि जब ये विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद क्या होता है कि सारे के सारे हाइड्रोजन गैस की बादल बनती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। उसके बाद फोटोन बनता है, फोटोन से कई सारे गैलेक्सी बनता है, और गैलेक्सी से हमारे प्लैनेट गैलेक्सी के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर जैसे ये बिग बैंग थ्योरी से जैसे कि जो भी मटेरियल निकला वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, और फैलते फैलते ये कई सारे गैलेक्सी का निर्माण हुआ। बाद में जाके फोटोन से ये कई सारे गैलेक्सी, ये सारे गैलेक्सी है, सारे गैलेक्सी का निर्माण होता है। अब इसी एक गैलेक्सी में हमारा भी सौर मंडल है, उस सौर मंडल के चारों तरफ पृथ्वी है। अब एक एक गैलेक्सी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गैलेक्सी होता है। अब एक एक गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, कई सारे अरबों खरबों गैलेक्सी है हमारे ब्रह्मांड के अंदर, और उस एक गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं, और उस हमारे सोलर सिस्टम रहता है, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारे कई सारे और ग्रह होता है। तो इसके अंदर एक गैलेक्सी के अंदर कई सारे तारे होंगे, कई सारे तारे और कई सारे सोलर सिस्टम, जैसे जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम होगा, उस सोलर सिस्टम का कई सारे ग्रह होंगे। इसी तरह और कई सारे सोलर सिस्टम होगा, उसके ग्रह होंगे, कई सारे और होगा उसके। तो यानी एक तो गैलेक्सी हुआ, कई सारे ब्रह्मांड में कई लाखों करोड़ों गैलेक्सी होता है। उस गैलेक्सी के अंदर जैसे कई सारे सोलर सिस्टम, जैसे सूर्य और हमारा ग्रह जैसे हैं, वैसे कई लाखों एक गैलेक्सी में सोलर सिस्टम होगा। उसके अंदर जो एक ग्रह होगा, उसके ग्रह जैसे पृथ्वी की तरह, उस पे हम हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा गैलेक्सी जो है वो क्या है। सबसे पहले देखें, ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है। 100 अरब के लगभग में गैलेक्सी का अभी तक जो माना गया है कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी को कैसे पता चला कि बहुत सारे गैलेक्सी है, तो आपको मैं बता दूं कि एक बहुत ही खास दूरबीन जिसका नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप है। यह हबल टेलीस्कोप जो है नासा के द्वारा एक बहुत ही स्पेशल तरह का ये टेलीस्कोप है, बहुत ही महंगा है। इसको नासा ने अंतरिक्ष में भेजा था। इन्होंने 12 दिन के अंदर ही 10,000 से ज्यादा आकाश गंगाओं को खोज ली थी। तो इस वजह से इस तरह से उन्होंने जो खोजा था आकाश गंगा, उसके कई सारे कलर थे, शेप थे। तो इस तरह से जो है ये टेलीस्कोप के द्वारा कई सारे गैलेक्सी की खोज हुई थी। अब बात करते हैं गैलेक्सी कितने तरह के होते हैं और उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो गैलेक्सी को कई तरह से डिवाइड किया जाता है, उसके कलर या कुछ उसके शेप के हिसाब से। तो हबल्स ने 1936 में जो कई सारे गैलेक्सी देखा, उसके शेप के हिसाब से डिवाइड किया था। तो उसमें है इरेगुलर गैलेक्सी। तो इसमें देख सकते हैं सारा का सारा सिस्टम, इसमें तारे ये इरेगुलर तरीके से इसमें है, जैसे कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो इसको इरेगुलर गैलेक्सी कहते हैं। ये स्पाइरल गैलेक्सी, इसको स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। इसको इलिप्टिकल शेप में इलिप्टिकल गैलेक्सी, और इसको लेंटिकुलर गैलेक्सी। तो इस तरह के गैलेक्सी के टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा किस टाइप का गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो किस तरह का गैलेक्सी है। तो ये स्पाइरल, इस तरह का जो है स्पाइरल सर्पिला गैलेक्सी है। हमारा जो गैलेक्सी है वो सर्पिला गैलेक्सी है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने गैलेक्सी के अंदर, जिस गैलेक्सी में हम हैं। तो ये रहा हमारा गैलेक्सी। इस गैलेक्सी को क्या कहते हैं, मिल्की वे नाम दिया गया है, दूध मेखला। हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे दूध मेखला है। वो किस तरह का शेप का है, स्पाइरल यानी सर्पिला शेप का है। अब बताऊं कि इस गैलेक्सी का डायमीटर कितना है। इसका डायमीटर कितना है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। 1,00,000 लाइट ईयर इसका डायमीटर है। यानी लाइट अगर अपनी जो स्पीड है 3 लाख पर सेकेंड से चले, तो 1,00,000 साल में जाके ये पूरा का पूरा डायमीटर तक ये पूरा का पूरा कवर करेगा। तो यानी बहुत बड़ा हमारा जो गैलेक्सी है वो भी बहुत बड़ा है। और इसकी जो गहराई है, हमारा जो गैलेक्सी है इसकी जो गहराई है
वो 1000 प्रकाश वर्ष है, यानी 1000 लाइट जो है 1000 साल अगर चले तो ये पूरा का पूरा गहराई तक पहुंच सकता है। और हमारा जो एक पड़ोसी गैलेक्सी है उसका क्या नाम, उसको भी पूछा जाता है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है हमारा जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी जो हमारा पास का है उसका नाम है एंड्रोमेडा, और उसका भी शेप जो है स्पाइरल है, सर्पिला शेप है। तो आपको समझ में आ गया होगा हम किस गैलेक्सी में रहते हैं। जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका शेप स्पाइरल यानी सर्पिला है, उसका नाम दूध मेखला कहते हैं, मिल्की वे। और हमारा जो पड़ोसी गैलेक्सी है उसको एंड्रोमेडा उसका नाम है, और उसका भी शेप जो है वो सर्पिला यानी स्पाइरल है। अब इस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारा यहाँ पे कई सारे ग्रह होगा, तो पृथ्वी भी कहीं पे यहाँ पे होगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो गैलेक्सी है वो हमारा सोलर सिस्टम किस पॉइंट पे है, तो कभी कभार एक नाम दिया जाता है शिकारी हंस भुजा। शिकारी हंस भुजा पे हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल जो है मिल्की वे यानी हमारा दूध मेखला के शिकारी हंस भुजा पे स्थित है। और इसके सेंटर देख सकते हैं, ये जो गैलेक्सी में जितने भी कई सारे चीज सोलर सिस्टम होगा, एक तो हमारा सोलर सिस्टम और कई सारे सोलर सिस्टम, लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम तारे हैं, वो सारे एक दूसरे चक्कर लगाते रहते हैं, यानी इसके सेंटर में कई सारे मास होगा, यानी ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल माने बहुत ज्यादा इसके अंदर डेंस मास होगा, बहुत डेंसिटी इसका बहुत ज्यादा होता है, और इस वजह से जो है जितने भी सिस्टम सौर मंडल, हमारा सूर्य भी इसका चक्कर लगाता रहता है, तो इस तरह से आपस में ये रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्लैक होल किसे कहते हैं, ब्लैक होल कब खोजा गया था और इसकी क्या खासियत है। तो ब्लैक होल की खोज से पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार में अपने सापेक्षता के अपने समान सिद्धांत के साथ ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। तो ब्लैक होल शब्द 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर के द्वारा गढ़ा गया था, और पहली बार 1931 में खोजा गया था। तो किसके द्वारा यह शब्द दिया गया था, जॉन व्हीलर के द्वारा ब्लैक होल शब्द आया। आइंस्टीन ने पहले भविष्यवाणी की थी ब्लैक होल के बारे में, और 1971 में ब्लैक होल की खोज हुई थी। ब्लैक होल जनरली क्या होता है, इसके अंदर बीच में कुछ बहुत ही ज्यादा डेंस चीज होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस मटेरियल होता है, और वहां पे किसी भी चीज को, जहां तक लाइट भी अगर यहां पे होगा तो उसको भी ये खींच सकता है गुरुत्वाकर्षण बल के साथ। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, इसकी घनत्व ज्यादा होने की वजह से, बहुत ज्यादा होने की वजह से कोई भी चीज इसके इर्द गिर्द चला जाए तो ये अपनी गुरुत्वाकर्षण बल को बल से क्या करता है, इसको खींच लेता है। और कई सारे ब्लैक होल होते हैं अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कई सारे जो है ब्लैक होल होते हैं, अगर उसके इर्द गिर्द कोई कुछ भी चला जाए तो उसको खींच लेता है अपनी ओर। ब्लैक होल बाहरी अंतरिक्ष में पाए जाने वाले कुछ सबसे अजीब आकर्षक वस्तु है, ये अत्यधिक घनत्व की वस्तु है। इस तरह मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ प्रकाश की भी ये मुट्ठी से बच नहीं सकता, प्रकाश भी इसके मुट्ठी से बच नहीं सकता। तो क्यों नहीं बच सकता, बहुत घनत्व के कारण, घनत्व ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। तो गुरुत्वाकर्षण को अगर हम समझते हैं ये क्या होता है और इसकी वजह से क्यों किसी चीज को खींचता है, तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक फेमस साइंटिस्ट न्यूटन के बारे में,
न्यूटन्स के ये एक बहुत फेमस कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि जब न्यूटन बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे तो एक सेब जो है नीचे गिर गया। तो इन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा है, ये ऊपर ही क्यों नहीं लटका रह गया। तो इसी से इन्होंने कई सारे चीज शोध किया, रिसर्च किया, स्टडी किया। तो उसमें से कुछ उसमें ये उन्होंने शोध से कई रिजल्ट निकाला। उससे क्या निकला कि कोई भी चीज मटेरियल्स है, कोई भी दो चीज, जैसे ये पृथ्वी है और ये क्या है, मून है, चांद है। पृथ्वी और चांद के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब क्या करेगा ये कि इसको क्या होता है, ये क्या करता है, इसको खींचेगा और ये भी इसी बल से इसको खींचेगा। तो यानी दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। फोर्स लगता है, उस फोर्स कितना लगता है, वो कैपिटल जी, और इसका जो मास है वो गुने में इसका मास है वो, और नीचे में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है। कुल मिलाकर ये हुआ कि जितना ज्यादा मास जिसका होगा, जितना ज्यादा मास जिसका होगा, वो किसी चीज को ज्यादा अधिक तेजी से अपने तरफ खींच लेगा। इसी वजह से पृथ्वी क्या करता है, हम लोग हवा में क्यों नहीं लटक सकते, क्योंकि पृथ्वी जो है इसका मास बहुत ज्यादा होता है। ये क्या करता है, हमें अपनी गुरुत्वाकर्षण इसी बल से खींच लेता है हमें किसी भी चीज को। पृथ्वी क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा होने की वजह से ये खींच सकता। लेकिन जब पृथ्वी से कोई दूर चला, जैसे लोग अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव हट जाता है। क्योंकि ये फॉर्मूला में देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता चला जाता है। तो यानी डिस्टेंस से क्या होता है, इस फोर्स की जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और जितना पास में बढ़ता है। तो इस वजह से गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बहुत मास पे डिपेंड करता है कि मास अगर किसी चीज का ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से जो ब्लैक होल होता है वो बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है, इसके अंदर मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोई भी चीज इसके आसपास जाता है तो खींच लेता है। अब हम बात चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है डार्क मैटर का। डार्क मैटर क्या होता है डार्क मैटर? माना जाता है कि ब्रह्मांड में के कुल द्रव्यमान का, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि जो ब्रह्मांड में जितने चीज है वो ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का 85% हिस्सा एक रहस्यमय अदृश्य पदार्थों से बना है, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण को पीछे धकेल देता है। और डार्क एनर्जी, जिसको डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहते हैं, यानी जो कुछ जो हम देख रहे हैं, जो हमारा पृथ्वी जो भी चीज है जिसको हम कोई भी मटेरियल को देख सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऐसा चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, वो डार्क मैटर उसको कहते हैं। ये साइंटिस्ट का अवधारणा है ऐसा। अब हम बात करेंगे एक ब्रह्मांडीय किरण की, कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे क्या होता है, इसको ब्रह्मांड किरण कहते हैं। इसकी खोज ऑस्ट्रियन अमेरिकन भौतिकविद विक्टर हेस ने किया था। विक्टर हेस ने कॉस्मिक रे का खोज किया था, ब्रह्मांड किरण का खोज किया था। ये ब्रह्मांड किरण होता क्या है, कॉस्मिक रे क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में कुछ किरणें होती है, मतलब उसको किरण नहीं, ब्रह्मांड का एक माना गया कि वो रे पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, कुछ रे जैसा कुछ पार्टिकल्स होता है जो ब्रह्मांड से आता है और हमारे पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ना कुछ उसके पार्टिकल्स पाए गए, जिसे ब्रह्मांड का कण कहा जाता है। इसकी खोज की विक्टर हेस ने। ये क्या होता है, ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण होता है जो अंतरिक्ष में पैदा होते हैं और छिटक कर पृथ्वी पर आ जाते हैं। लगभग 10% ब्रह्मांड किरण कण जो है वो प्रोटॉन होते हैं, यानी ब्रह्मांड का जो कण होता है 10% प्रोटॉन, लगभग में 10% हीलियम का नाभिक होता है और एक से कम ही भारी तत्व है तथा इलेक्ट्रॉन बीटा मीन्स होते हैं। वस्तुतः इन किरण को ठीक
इसको किरण कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि किरण मतलब कंटिन्यूअसली, रे जो होता है कंटिन्यूअसली होता है, लेकिन ये कुछ पार्टिकल्स के रूप में आता है। जो ब्रह्मांड में बनता है ये पार्टिकल्स के रूप में आता है, इस वजह से इसको पूरी तरह से इसको रे नहीं कह सकते, ऐसा माना गया है। लेकिन इसको कॉस्मिक रे नाम दिया गया, क्योंकि ये आता है उसी रे में और पार्टिकल्स की तरह जो है इसको दिखता है चारों तरफ पृथ्वी के आसपास में। तो इसकी खोज विक्टर हेस ने किया था, इस वजह से इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1936 में इस ब्रह्मांड किरण की खोज के लिए। तो ये था ब्रह्मांड किरण से रिलेटेड। इससे क्या हुआ, कई सारे जानकारियां लेना शुरू किया साइंटिस्ट ने। जब से इस कॉस्मिक रे की खोज हुई तो ब्रह्मांड से रिलेटेड कई सारे एक्टिविटीज जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलना शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष क्या होता है और अंतरिक्ष में क्या सब होता है। तो अंतरिक्ष क्या होता है, अंतरिक्ष क्या, ब्रह्मांड के बिल्कुल खाली जगह, ब्रह्मांड में जो बिल्कुल खाली जगह होता है उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। बिल्कुल वहां पे कुछ भी नहीं होता है, वॉइड, बिल्कुल कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि न केवल वॉइड नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज उसके अंदर होता है। हमारे पृथ्वी से 100 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, 100 किलोमीटर के बाद। तो अंतरिक्ष में ऐसा कहा गया है कि देखा गया है कि इसमें हीलियम और हाइड्रोजन का कुछ प्लाज्मा टाइप मिला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, डस्ट भी होता है, और ब्रह्मांड किरण, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ब्रह्मांड का किरण होता है। तो इसमें कुछ भी, एयर बिल्कुल नहीं होता है, लाइट बिल्कुल नहीं होता है, ये सारे चीज बिल्कुल, साउंड भी इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ब्रह्मांड के अंदर, सॉरी अंतरिक्ष के अंदर बिल्कुल साउंड लेस होता है, उसमें बिल्कुल सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि मीडियम उसमें एयर होता ही नहीं, तो कोई मीडियम ही नहीं है। तो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो उसको अलग टेक्नोलॉजी जो होता है उसको दिया जाता है, रेडियो टेक्नोलॉजी से उसको सुना जाता है, रेडियो वेव से। तो इस तरह से ब्रह्मांड में और अंतरिक्ष में जो होता है ये सारे चीज बिल्कुल वॉइड होता है। तो ये था हमारा जानकारी आज का गैलेक्सी से और ब्रह्मांड से रिलेटेड। ब्रह्मांड की कैसे, हमने क्या देखा था, ब्रह्मांड क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी के अंदर सौर मंडल क्या होता है, और कई सारे ब्लैक होल क्या होता है, कॉस्मिक रे के बारे में बात किया हमने, डार्क मैटर के बारे में बात किया हमने, और अंतरिक्ष के बारे में बात किया हमने। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।